नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी खबर रांची से, जहां बीजेपी नेता कपिल मिश्रा को अभी भी पुलिस रांची एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रही है। सुबह से कपिल मिश्रा रांची एयरपोर्ट पर बैठे हैं, पुलिस उन्हें एयरपोर्ट से निकलने नहीं दे रही। रांची एयरपोर्ट से ही कपिल मिश्रा ने रुपेश पांडे की मां से वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की। आपको बताते चले कि रुपेश पांडे की मां जब से घटना हुई है तब से कुछ नहीं खा रही हैं और हत्यारों की गिरफ्तारी और फांसी की मांग कर रही हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि वे पीड़ित परिवार से मिलकर उनकी मदद करना चाहते हैं। पूरी दुनिया से लोग आपके परिवार के साथ हैं। बिल्कुल फांसी मिलनी ही चाहिए, फांसी मिलनी ही चाहिए हत्यारों को। माता जी, चरण स्पर्श करता हूं आपको, प्रणाम। अभी भी 4 घंटे हो चुके हैं। रांची एयरपोर्ट के अंदर ही मुझको रोक कर रखा गया है, डिटेन करके रखा गया है, बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा। यहाँ तक कि जो मीडिया के लोग हैं उनसे भी बात नहीं करने दी जा रही है। मुझे नहीं पता कि इस प्रकार का बैन, प्रतिबंध, रोक ये मुझ पर लगाने से क्या हासिल होगा सरकार को। मैं तो रुपेश पांडे जी के शोक संतप्त परिवार से मिलने के लिए आया हूँ, उनके दरवाजे पे खड़ा होने के लिए आया हूँ। माता और पिता से मिलना, परिवार से मिलना, ढांढस बंधाना, ये तो परंपरा है हमारी। शोक संतप्त परिवार से तो किसी को मिलने से रोका नहीं जाता, क्यों रोका जा रहा है? और मुझे मत रोकिए, अपराधियों को रोकिए, हत्यारों को रोकिए, तुष्टीकरण के आगे सरेंडर होती हुई सत्ता को रोकिए। पूरी दुनिया से लगभग 1,500 से ज्यादा लोगों ने 14 लाख रुपए इकट्ठे किए हैं रुपेश पांडे जी के परिवार के लिए, जो उनके बैंक के खातों में शिफ्ट किए जाएंगे, ट्रांसफर किए जाएंगे। परिवार को ये जानकारी देनी थी, समझना था कि कोई कानूनी मदद की आवश्यकता है। माताजी मांग कर रही हैं कि हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए। ये प्राथमिकताएं सरकार की शायद मुझे रोकने में ना लग करके ये न्याय सुनिश्चित करने में लगनी चाहिए। और देखिए, कपिल मिश्रा को हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी नेताओं में नाराजगी है। बीजेपी सांसद समीर उरांव भी दिल्ली से रांची पहुंचे और बताया कि ये सरकार की हताशा है और किसी को किसी के घर जाने से सरकार कैसे रोक सकती है। उन्होंने ये सवाल सरकार पर उठाया है। हजारीबाग में जिस प्रकार से जो रुपेश पांडे के को जो है मॉब लिंचिंग के तहत जो उनको हत्या की गई है, वहाँ एक संवेदना व्यक्त करने के लिए वो जाना चाहते थे। किसी के यहाँ कोई भी हादसा होता है तो कोई भी वहाँ जाकर के संवेदना व्यक्त करता है। ऐसे समय में वहाँ उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ये झारखंड सरकार की यह जो है निश्चित रूप से संकुचित मानसिकता ऐसा लगता है, या तो कहीं न कहीं ऐसे चीज़ों को रोक नहीं पाने के कारण अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए इस प्रकार से लोगों के लिए जो है ये नियम निकाल रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद के जेल जाने के बाद पटना से रांची आए आरजेडी नेता वापस लौटने लगे। आरजेडी के सीनियर लीडर अब्दुल बारी सिद्दीकी और श्याम रजक पटना के लिए रवाना हो चुके हैं। पटना रवाना होने से पहले दोनों नेताओं ने 21 फरवरी के इंतजार की बात कही है। 23 तारीख को उनका और सीमा के बारे में फैसला आना है। हम लोग आश्वस्त हैं क्योंकि न्याय प्रक्रिया पर हम लोग का पूरा विश्वास है। अलग सवाल है, बहुत सारे सवाल भी हैं, लेकिन हमको न्याय प्रक्रिया पर कोई टिका टिप्पणी नहीं करना है। मैंने कल भी कहा था और पहले भी कहते रहे, ये हम लोग के जेहन में। उनके किडनी का है सवाल, उनको क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, उनका ब्लड वो बाईपास सर्जरी भी हो चुका है, काफ़ी कमज़ोर हो गए और कई तरह की बीमारी, बीपी है, कई तरह की बीमारियों से ग्रसित है। वो दुखी हैं और जो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, भाईचारा, अमन शांति के हिमायती हैं वो दुखी हैं।
और देखिए, लालू प्रसाद को कल रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया। लालू प्रसाद के स्वास्थ्य को देखते हुए 7 डॉक्टरों की एक टीम गठित की गई, जिसमें 3 डॉक्टर मेडिसिन विभाग से हैं, जबकि एक कार्डियोलॉजी के हेड, एक नेफ्रोलॉजी के हेड और एक यूरोलॉजी के हेड हैं। पूरी टीम को डॉक्टर विद्यापति लीड कर रहे हैं। फिलहाल लालू प्रसाद की दवाइयां और ट्रीटमेंट एम्स के डॉक्टर के निर्देश के अनुसार चल रही है। देखिए, लालू प्रसाद यादव बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हैं, जिसमें कि हार्ट की बीमारी, किडनी की बीमारी, शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी। ये बीमारी उनको बहुत दिनों से चली आ रही है और काफ़ी किडनी की बीमारी का स्टेज भी काफ़ी आगे पहुंच चुका है। तो नेचुरली इतनी बीमारी होगी तो बॉडी पर तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही। और हम लोगों ने कल मैंने बोर्ड एक बनाया। बोर्ड में 7 लोग हैं। 7 लोग में 3 लोग मेडिसिन के हैं, एक कार्डियोलॉजी के हेड हैं, एक नेफ्रोलॉजी की हेड है, एक यूरोलॉजी की हेड है और एक क्रिटिकल केयर के हेड है। तो सभी लोगों ने उनका एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद से पहले से उनकी दवाई एम्स से चल रही थी। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि वो दवा को कंटिन्यू किया जाए अभी। और खबर जमशेदपुर से, जहां बिष्टुपुर केनरा बैंक के पास कल 2 अपराधियों ने छगनलाल ज्वेलर्स के 2 कर्मचारियों से महज 25 घंटे में 32 लाख रुपए लूट लिए थे। 2 अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया। लूट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है और इसी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों की तलाश में जुट गई है और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम भी यहां पर पुलिस की ओर से गठित किया गया है। इधर व्यवसायियों ने रोष व्यक्त करते हुए जमशेदपुर में लूट की घटनाओं पर चिंता जाहिर की है और पुलिस प्रशासन को 72 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि अगर 72 घंटे के अंदर लूटपाट करने वाले अपराधी की गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो वे आंदोलन करेंगे। विभिन्न व्यापारिक संगठनों ने एक स्वर में आज की घटना की तीव्र निंदा की है और इन घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, ये सुनिश्चित करने का सरकार से आग्रह किया गया है। परंतु जिस तरह से सब लोगों ने व्यापारियों को सॉफ्ट टारगेट बना लिया है या टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, ये हम सब व्यापारी वर्ग के लिए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लिए चिंता का विषय है। वहीं सिमडेगा में साइबर अपराधी लॉटरी के नाम पर लोगों से ठगी कर रहे हैं। सीएचसी संचालक से साइबर ठग ने एजेंसी देने के नाम पर 35,000 रुपए ठग लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। किया है बाद क्या नाम है उस शख्स का? उनका नाम रावेश सिंह है। लखनऊ में उनका ऑफिस जीएसटी का पेपर दिए हैं, उसमें रजिस्टर्ड दिखा रहा है और उनका पिताजी का नाम आधार कार्ड में मुकेश बहादुर सिंह, अनापुर पोस्ट, सेमराही, लालगंज, रायबरेली, उत्तर प्रदेश के हैं। उनका फेसबुक से हम फोटो भी निकाले हैं, उनको दिए हैं। इसका शिकायत हम लोग के पास अभी पहुंची है। पुलिस उस व्यक्ति को सत्यापन कर रही है। अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है, अभी जांच प्रक्रिया में है। पता चलने पर कार्रवाई की जाएगी, विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। वहीं रामगढ़ के गोला और बोकारो के पेटरवार प्रखंड के 17 मजदूरों को राजस्थान में काम करवाने के लिए कंपनी के ठेकेदार ने बंधक बना लिया है। इन 17 में से 2 मजदूर किसी तरह वहां से भागकर रामगढ़ पहुंचे और उन्होंने अपनी आपबीती रामगढ़ विधायक ममता देवी और श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता को बताई। मजदूरों ने बताया कि 15 लोग अभी भी ठेकेदार के पास बंधक बने हुए हैं। 17 में से 3 बोकारो के पेटरवार और 14 लोग रामगढ़ के गोला प्रखंड के रहने वाले हैं। मजदूरों ने ये भी बताया कि सभी तरह के कागजात ठेकेदार ने जब्त कर लिए हैं। मजदूरों से बात की हमारे सहयोगी जावेद खान ने। मुझे कोई संज्ञान में नहीं है कि वहाँ 15 लोग फंसे हुए हैं। अगर फंसे हुए होंगे तो हम जो हमारे जो श्रम आयुक्त हैं के मुथू साहब, उसको हम निर्देश देंगे जैसे उन लोग आना चाहे, बस से, ट्रेन से, प्लेन से, जो भी सुविधा उनके लायक हो उनको हम लोग घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे रामगढ़ जिला अंतर्गत गोला प्रखंड से कुछ लोग हैं जो मजदूरी के लिए लोग बाहर गए हुए थे, जो कि राजस्थान का एक जगह है, वहाँ पे बता रहे हैं। और वहाँ पे ये लोग 2-3 महीने से वहाँ पर काम कर रहे थे और अब उनको जब आने की इच्छा हो रही है कि नहीं हम लोग अपने ज़िले में ही जा करके काम करेंगे, तो अब उनको ठेकेदार के द्वारा आने नहीं दिया जा रहा है, जो कि ये कंप्लेन मुझे उन्हीं के कुछ मजदूरों से मिली है।
अभी मैं मौजूद हूँ रामगढ़ में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये मजदूर जो हैं राजस्थान से भागकर यहाँ आए हैं। रामगढ़ जिले के गोला प्रखंड के मजदूर हैं। ये 17 मजदूर राजस्थान गए थे काम करने के लिए और वहाँ पे इन्हें बंधक बना लिया गया था। 2 मजदूर वहाँ से किसी तरह भाग के आए हैं। इन्होंने अपनी पीड़ा को श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता और यहाँ के स्थानीय अधिकारियों को बताया है। उसके बाद से यहाँ प्रशासन हरकत में आई है। सीधे बात कराते हैं, किस तरह का मामला, कब से वहाँ फंसे थे बताइए। हम लोग 18 तारीख को गए थे, 22 तारीख से काम शुरू कर रहे थे जनवरी का। उसमें काम सप्ताह में बोला था, यहीं पर फ़ोन से बात हुआ था वो लोग डोमर सर से कि सप्ताह में 500 दूंगा और जितना लेबर आएगा 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार करके घर अकाउंट द्वारा पहुँचा दूंगा। किस फैक्ट्री में कहाँ पे काम कर रहे थे? उस एनटीपीसी कंपनी में काम कर रहे थे। सैकड़ा जगह का नाम है, राजस्थान में। हाँ, राजस्थान में। उसके बाद जब पैसा मांगने के पारी आया तो बोलता है कि क्या चीज़ का पैसा दूंगा, कब दूंगा, नहीं अभी बाद में दूंगा। तो मेरा अपना गाँव का 3 लड़का है वहाँ पे, तो हम लोग तो पैसा वैसा नहीं दे रहे थे, खुराकी कुछ नहीं, फिर सिर्फ दे रहे थे खाना। तो खाना सब सप्ताह में खुराकी 500 रुपया नहीं मिलेगा तो हम लोग क्यों कम करेंगे? तो बोले कि ठीक है सर, हम लोग तो खुराकी नहीं मिलेगा तो हम लोग कम नहीं करेंगे। वहाँ कितने लोग फंसे हुए आपके साथी? अभी 15 आदमी फंसे हुए हैं सर। कहाँ कहाँ के लोग हैं? यहाँ रामगढ़ प्रखंड के कुछ हैं और हम लोग बोकारो क्षेत्र मतलब पेटरवर प्रखंड को मतलब हम लोग 3 आदमी वहाँ पे हैं और बाकी सब गोला के हैं। हाँ, बाकी सब गोला के हैं। तो अभी भी वहाँ पे 15 लोग इनके साथी फंसे हुए हैं। इनका आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज भी वहाँ पर जब्त करके रखा गया है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। लोहरदगा के पेशरार थाना क्षेत्र के बुलबुल के जंगलों में लगातार 7वें दिन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। इस रिपोर्ट को देखिए। लोहरदगा की पेशरार थाना क्षेत्र स्थित बुलबुल के जंगलों में लगातार 7वें दिन नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों और स्थानीय पुलिस का अभियान जारी है। सुरक्षा बल के जवान नक्सलियों की धरपकड़ के लिए अभियान चला रहे हैं, जिसके कारण नक्सलियों में दहशत का माहौल है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ओर से यह कार्रवाई नक्सलियों के साथ हुई मुठभेड़ के बाद शुरू की गई है, जिसका मुख्य लक्ष्य क्षेत्र से नक्सलियों का सफाया करना है। 15 फरवरी को सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग की गई। हालांकि पुलिस को भारी पड़ता देख नक्सली जंगल की ओर भाग निकले। वहीं पुलिस लगातार नक्सलियों के कई ठिकाने और बंकरों को ध्वस्त कर रही है। प्रतिबंधित भाकपा माओवादियों की घेराबंदी से नक्सली जंगलों में दुबके हुए हैं, जिसके कारण उनकी गतिविधियों में कमी दिखाई दे रही है। और वहीं गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के खरौंधा गांव निवासी सीआरपीएफ जवान परीखा पासवान का पार्थिव शरीर तिरंगे से लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव पहुंचा। परीखा पासवान को अंतिम विदाई में हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। सो नदी के तट पर परीखा पासवान का अंतिम संस्कार किया गया। आपको बताते चले कि परीखा पासवान मणिपुर में पोस्टेड थे, जहां 2 दिन पहले उनकी अचानक मृत्यु हो गई। वहीं माघ पूर्णिमा के मौके पर सिमडेगा सहित झारखंड के प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल रामरेखा धाम में विशेष पूजन अनुष्ठान किया जा रहा है। यहां प्रत्येक माघ और कार्तिक पूर्णिमा पर मेले का आयोजन किया जाता था, लेकिन कोविड के मद्देनजर 3 सालों से मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा था। आज सुबह माघ पूर्णिमा के मौके पर काफी संख्या में श्रद्धालु रामरेखा धाम पहुंचकर पूजन अनुष्ठान में शामिल हुए। इस दौरान 25 घंटे का अखंड कीर्तन भी किया जा रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ वनवास काल में श्री राम माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ कुछ दिन बिताने पहुंचे थे। गढ़वा के लगमा खजूरी ब्रह्म बाबा स्थान पर माघ पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। हर साल यहां मेले का आयोजन किया जाता है। यहां श्रद्धालु सुबह से ही पहुंचे हैं और स्नान ध्यान के बाद ब्रह्म स्थान पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि इस पीपल के पेड़ के पास जो पूजा करता है, भगवान उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं।
ब्रह्म बाबा का महत्व यहाँ हम आज से नहीं बहुत पहले से देखते आ रहे हैं और हम जब से अपना होश संभाले हैं तब से देख रहे हैं कि ब्रह्म बाबा का दिन पर दिन यहाँ का हर कुछ बढ़ते जा रहा है, आस्था बढ़ते जा रहा है लोगों के प्रति। हम ब्रह्म बाबा का पहले आशीर्वाद लेते हैं और ब्रह्म बाबा जो है इन पर आस्था लोगों का हमारे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के तमाम दूर दराज से लोग पहुँचते हैं। सबके मनोकामना पूर्ण होती है, इसलिए हमारा गढ़वा जिला में यह स्थापित होना। वहीं देखिए साहिबगंज के राजमहल में भी माघी पूर्णिमा पर आदिवासियों के कुंभ माने जाने वाले राजकीय मेला में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी पहुंचे। पूर्व सीएम ने गंगा में मोटर वोट का आनंद लिया। इसके बाद बाबूलाल मरांडी ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। आपको बता दें कि यहां नेपाल, असम, उड़ीसा सहित कई प्रांतों से श्रद्धालु पहुंचते हैं। बोकारो में पिछली सरकार ने यहां की भाषा की रक्षा के लिए चास प्रखंड परिसर में खोरठा साहित्य कला अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया था, लेकिन यह केंद्र गोदाम के रूप में तब्दील हो गया है। यहां रेडी टू ईट की सामग्री रखी जाती है। दाल भात की योजना केंद्र भी चलाया जा रहा है। इस अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो के द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य खोरठा भाषा को बढ़ावा देने के लिए इस पर अनुसंधान करना था और अगल बगल के अन्य जिलों के लोग यहां आकर इसके अनुसंधान करते और इसका लाभ स्थानीय लोगों को मिलता था। देखिए, ये तो 2012 में बना, इसकी स्थिति अभी चारागाह अब बंद है। हमको नहीं लगता है कि इसका सोच है जिला प्रशासन कि इसको चलाएं। जो सोच है हम लोग को खोरठा का जो हम मतलब बढ़ाने के लिए, इस भाषा को बढ़ाने के लिए अनुसंधान केंद्र खोला गया। जल्द से जल्द अनुसंधान केंद्र के रूप में इसको चालू करा जाए। इसका उद्घाटन 2012 में माननीय उप मुख्यमंत्री सुदेश कुमार महतो किए थे, जो आज बेकार पड़ा हुआ है। हाँ, जरूर अगर केंद्र प्रारंभ होता तो यहाँ के कला संस्कृति के तहत खोरठा भाषा का उत्थान होता, जो कि आज नहीं हो पा रहा है। दुख का है बात। हाँ, दुख की बात है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं और हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला है। तो जेएमएम विधायक ने एक बार फिर अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए। सीएम हेमंत सोरेन पर लोबिन हेम्ब्रम ने सवाल उठाए हैं। नई शराब नीति को लेकर सरकार पर हमला बोला है। जेएमएम विधायक ने कहा कि शिबू सोरेन के सपनों को सरकार कुचलने की कोशिश कर रही है। झारखंड में भी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर जोर, तो मेरे समझ में आया इसका मतलब यहाँ भी सरकार शराब बेचेगी। और हमने उसी समय विधानसभा के अंदर में कहा था कि अगर यहाँ सरकार शराब बेचेगी छत्तीसगढ़ की तर्ज पर, तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के पुत्र हैं हेमंत सोरेन, जो मुख्यमंत्री हैं अभी, और गुरुजी का पुत्र मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर शराब बेचे तो गुरुजी के विरुद्ध है, उसकी भावनाओं के विरुद्ध है और ये बहुत शर्मनाक है। और इसलिए हमने कहा था कि इस चीज़ को मैं बर्दाश्त करने वाला भी नहीं हूँ और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं देखिए 7वीं जेपीएससी पीटी आरक्षण मामले में झारखंड हाईकोर्ट में जेपीएससी की ओर से संशोधित रिजल्ट की जानकारी दी गई है। इस रिजल्ट में जहां कई नए अभ्यर्थियों की एंट्री हुई है, वहीं पूर्व में सफल घोषित किए गए कई अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। सातवीं से 10वीं जेपीएससी पीटी आरक्षण के मामले में झारखंड हाईकोर्ट जेपीएससी की ओर से संशोधित रिजल्ट की जानकारी दी गई। इस संशोधित रिजल्ट में जहां 1044 नए अभ्यर्थियों को शामिल किया गया, वहीं पूर्व में सफल 407 अभ्यर्थियों को असफल घोषित कर दिया गया। उस मामले में आज कोर्ट में जेपीएससी ने इंटरलॉकेटरी एप्लीकेशन से एक ड्राफ्ट प्रपोज रिजल्ट कोर्ट के सामने रखा और ये रिजल्ट रेक्टिफाइड और अमेंडेड रिजल्ट था, जैसा कि हम लोग ने प्रेयर किया था और मांग किया था कोर्ट से। और इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग हमारे क्लाइंट्स सफल हो गए हैं और कई सारे नए अभ्यर्थी की एंट्री हुई है मेंस एग्जामिनेशन के लिए,
अराउंड 1044 नई कैंडिडेट्स अब मेंस एग्जामिनेशन में बैठेंगे और अराउंड 407 कैंडिडेट जो पहले सेलेक्ट हुए थे उनको बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। संशोधित रिजल्ट की जानकारी देने के बाद जेपीएससी ने झारखंड हाईकोर्ट से रिजल्ट जारी करने की अनुमति मांगी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि जेपीएससी खुद रिजल्ट निकालने में सक्षम है और उसे किसी तरह की अनुमति की जरूरत नहीं। जेपीएससी ने कोर्ट से लिबर्टी मांगा इस रिजल्ट को पब्लिश करने में, जिस पे कोर्ट का बोलना था कि जेपीएससी सक्षम है रिजल्ट पब्लिश करने के लिए, कोर्ट की अब किसी तरह का कोई रोक नहीं है इस पर। वहीं आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो का कहना है कि सरकार को अब 7वीं से 10वीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और नए सिरे से विज्ञापन निकालकर परीक्षा लेनी चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि ये पूरा शुरू से पीटी रिजल्ट में इतना आपाधापी इतना हर बार हो रहा है कि ये रिजल्ट अब नहीं चलेगा। सरकार को पूर्णतः इस रिजल्ट को रद्द कर देना चाहिए। रद्द मतलब रद्द और पुनः जो है कि नए सिरे से नए विज्ञापन सीट बढ़ाते हुए, एज का छूट देते हुए और अंतर जिला परीक्षा कराकर पूरी पारदर्शिता के साथ झारखंडी छात्रों का चयन करें। इस मामले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले प्रार्थी सन्नम कुमार और अन्य का नाम भी संशोधित रिजल्ट में शामिल है। इस रिजल्ट से प्रार्थी पूरी तरह संतुष्ट दिखे और उन्होंने कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अब जल्द ही जेपीएससी की ओर से नई संशोधित रिजल्ट जारी की जाएगी। न्यूज़ 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।